क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी जीव विज्ञान क्लास 11 हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 वनस्पति जगत। वनस्पति जगत में जो है कौन कौन से जो है पौधे आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हमें डिटेल में देखना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, हर जगह ये क्वेश्चन आते हैं या एसएससी एग्जाम हो। इसलिए इस एनसीईआरटी को बहुत केयरफुल तरीके से पढ़ने की जरूरत है। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसके जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये एनसीईआरटी क्लास 11 साइंस बायो का तीसरा चैप्टर है वनस्पति जगत। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था उसमें मैंने जीव जंतुओं के वर्गीकरण को 5 भागों में मैंने बांटा था, उसको बताया था। आज हम लोग वनस्पति जगत के बारे में बात करेंगे कि वनस्पति जगत में कौन कौन से वर्ग आते हैं। तो ये आप जो यहाँ दिया है, ये 5 वर्ग आते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पीटी में पूछा जा सकता है कि वनस्पति जगत में कौन कौन से जो है वर्ग के आते हैं। तो पहला आपका है शैवाल। शैवाल ही पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन की उत्पत्ति किया था और वर्तमान में भी सबसे अधिक ऑक्सीजन की उत्पत्ति कौन करते हैं? शैवाल करते हैं। तो इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा आपका है ब्रायोफाइट। ये पौधे कौन से होते हैं, इनके बारे में जानना है, इनके उदाहरण देखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आपका टेरिडोफाइट, ये कौन से पौधे होते हैं। इसके बाद आपका है जो है क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म, ये कौन से होते हैं। और एक आपका है एंजियोस्पर्म। तो ये 5 प्रकार के जो है ये वनस्पति जगत के अंतर्गत आते हैं। तो आपको इनको याद करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन गलत ना होने पाए, इसी चीज़ को हमें यहाँ पे जो है डिटेल में देखना है, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि पिछले अध्याय में हमने बिकेटर द्वारा सुझाए गए सजीवों के वर्ग, प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था। इसमें उन्होंने 5 किंगडम, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा, फंजाई और आपका एनिमेलिया और आपका प्लांटी सुझाए थे, ठीक है। और हमने जो है जो दूसरा चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने तो मोनेरा जगत को, प्रोटिस्टा को और फंजाई को डिटेल में बताया था। और आपको जो आज जो चैप्टर है ये प्लांटी का है, इसमें प्लांटी जगत के बारे में पूरा बताया गया है। और जो चैप्टर नंबर 4 होगा उसमें जो है एनिमेलिया के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है याद रखना कि जो है बिटेकन महोदय ने ये बताया था कि जो जितने भी जीव हैं उनको 5 वर्ग में बांटा जाता है। वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं, ये 5 जगत आपको याद रखना है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको बार बार हमें रिवीजन करना है, इनको हमें बार बार याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में हम प्लांटी जगत, जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं, के बारे में तथा वर्गीकरण के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। हमें जो है यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समयानुसार परिवर्तन आया है। फंजाई, कवक और मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य जिनमें कोशिका भित्ति होती हैं, ठीक है। तो याद रखना, जो कवक होते हैं, जो मोनेरा जगत होते हैं, प्रोटिस्टा जगत होते हैं, उनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब प्लांटी वर्ग के से निकाल दिए गए हैं, ठीक है। तो वो प्लांटी वर्ग से क्या हो गए हैं, वो बाहर कर दिए गए हैं, ठीक है। यद्यपि वह पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे। तो पहले याद रखना, कवक को, मोनेरा को, जो है प्रोटिस्टा को, सबको प्लांटी जगत में ही जो है रख दिया जाता था, लेकिन सबको क्या किया गया, सबका वर्गीकरण अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। आगे लिखा है, यद्यपि जो है वह पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे, इसीलिए साइनोबैक्टीरिया, जिसे नीलहरित शैवाल कहते हैं, अब शैवाल नहीं है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवालों को, इसके अलावा जो है ब्रायोफाइट को, इसके अलावा टेरिडोफाइट को, जो आपका जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे डिटेल में। इनके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि आओ इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए जो है एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। पहले दिए गए वर्गीकरण में हम आकारिकी के गुणों जैसे रंग, पत्तियों की संख्या और प्रकृति के मतलब उसकी आकृति के आधार पर वर्गीकरण करते थे। वे मुख्यतया जो है कायिकी गुणों अथवा जो है क्या कहते हैं, पुमंग की रचना के आधार पर हैं तथा लीनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम हैं। ये लीनियस ने ऐसा कहा था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाली संबंधित स्पीशीज को अलग कर दिया था। इसका कारण था कि वो बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। तो जब लीनियस ने किया था तो उन्होंने गुणों की संख्या को कम करके तब वर्गीकरण किया था, ठीक है। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिकी और लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी। यह अब स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्रायः पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण में जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे कि जो है
परारचना, शारीर, भ्रूण विज्ञान और पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है। पुष्पी पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको हमें जानना जरूरी है। तो वर्गीकरण कैसे किया गया है पौधों को, इसी चीज को यहाँ पर डिटेल में बताने का प्रयास किया गया है। आगे लिखा है, वर्तमान में हम जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र को विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर आधारित है को स्वीकार करते हैं। इससे यह पता लगता है कि समान टैक्सा के जीव में पूर्वज एक ही थे। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह तब और भी कठिन हो जाता है उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्मी प्रमाण उपलब्ध न हो अगर। ठीक है, तो संख्यात्मक वर्गीकरण जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित होते हैं। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर, एक कोड दिया जाता है और इसके बाद इसे क्या करते हैं, प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया जाता है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रखा जाता है। पहले क्या था, गुण बहुत कम रखते थे, लेकिन अब कई गुणों को रख करके तब उसका वर्गीकरण पौधों किया जाता है। आजकल वर्गीविद भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकी के कोशिका विज्ञानीय सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम की रचना, संख्या, रचना, व्यवहार और रसायन वर्गीकी को पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। तो आजकल क्या है, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं पौधों का, तो उसमें हम कई चीज़ों को देखते हैं, चाहे वो आपका संख्या हो, चाहे रचना हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे उसका रसायन वर्गीकरण हो, वर्गीकी हो, कुछ भी हो, तो उन सबको मिला करके तब वर्गीकरण किया जाता है, जिससे चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं और उससे कोई भ्रांति नहीं होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इससे इसको हमें जानना और समझना जरूरी है। अब आते हैं हम लोग शैवाल के बारे में देख लेते हैं। शैवाल को हम लोग एल्गी बोलते हैं और शैवाल ही हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन की उत्पत्ति करते हैं। ये कई कलर के होते हैं, ये भूरे कलर के होते हैं, ये हरे कलर के होते हैं, लाल कलर के होते हैं। तो सबके बारे में हमें यहाँ डिटेल में जानना है। तो शैवाल हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन की उत्पत्ति करते हैं और सबसे पहले इन्होंने ही पृथ्वी पर जन्म लिया था। ठीक है, और वर्तमान में भी सबसे अधिक ऑक्सीजन की उत्पत्ति शैवाल ही करते हैं पूरी पृथ्वी पर। ये भी याद रखना, क्योंकि ये क्लोरोफिल इनमें होता है और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो शैवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से केयरफुली तरीके से जानना और समझना जरूरी है। लिखा है शैवाल होते हैं ये क्लोरोफिल युक्त होते हैं, सरल और आपका थैलाइड और सोपोसी और मुख्यतः जलीय अलवणीय जल और समुद्री दोनों का जीव होते हैं। अब इसी एक लाइन में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा। कैसे? पहला पूछा जाएगा शैवाल क्या होता है, क्या शैवाल में क्लोरोफिल होता है? बिल्कुल होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कैसे होते हैं, तो ये थैलाफाइड होते हैं, ये सोपोसी होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। अगर ये क्लोरोफिल है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाएंगे तो सोपोसी कहलाएंगे ही। इसके अलावा ये ये जलीय पौधे होते हैं। शैवाल क्या होते हैं, जलीय पौधे होते हैं जो स्वच्छ जल में भी और समुद्री जल दोनों में होते हैं। तो सबसे अधिक समुद्रों में शैवाल ही पाए जाते हैं। आपने सुना होगा लाल सागर, तो लाल सागर का जो नाम है, आपने चित्र में देखिएगा, जो लाल सागर का नाम है, लाल शैवाल पाए जाने के कारण उसका नाम लाल रखा गया है, लाल सागर हो गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो शैवाल वहाँ ज़्यादा पाई जाती है, जो आप चित्र में देख रहे होंगे, तो पूरा जो रेड दिख रहा है शैवाल ही है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया है, लाल सागर हो गया है। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखना, वो शैवाल के नाम ही रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह अन्य आवास जैसे नम युक्त पत्थरों पर भी उग सकते हैं। अब नम युक्त पत्थर पे कैसे उग सकते हैं शैवाल, जरा आप इस चित्र में देखिएगा। अब देखिएगा पत्थर पे भी देखो शैवाल वहां पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मिट्टी और लकड़ी में भी ये पाए जाते हैं। तो यह देखना, ये मिट्टी में भी पाए जा सकते हैं और लकड़ी में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उनमें से कुछ कवक लाइकेन में तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसा कि क्या कहते हैं, रीछ होते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, लाइकेन मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो कवक होते हैं और जो शैवाल होते हैं, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो उसको लाइकेन कहते हैं। ठीक है, तो शैवाल भोजन बनाता है और कवक उसको रहने का स्थान देता है, इसको दोनों मिला के क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे लिखा हुआ है, शैवाल के माप और आकार में बहुत भिन्नताएं होती हैं। ये कॉलोनी के रूप में बल्क में पाए जाते हैं, जैसे बल्क बॉक्स तथा तंतुमयी जैसे आपका यूलोथिंक्स और स्पायरो गायरा
तक हो सकते हैं, मतलब ये सिंगल भी पाए जा सकते हैं और समूह भी पाए जा सकते हैं। इनमें से कुछ शैवाल जैसे केल्प बहुत विशालकाय होते हैं। तो केल्प जो होता है, जो विशालकाय होते हैं शैवाल, जरा आप चित्र में देखिएगा ये बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो केल्प जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे लिखा है कि शैवाल का जो है कायिक अलैंगिक और लैंगिक जनन करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि क्या शैवालों में लैंगिक जनन होता है या अलैंगिक जनन होता है? तो दोनों होता है। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है, इसके प्रत्येक खंड से जो है थैलस बन जाता है, और अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के जो है बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जो है क्या होते हैं, जो आपका जूस्पोर होते हैं, जिसमें जो है का साभिक जो है फ्लेजिया होता है, और ये चलायमान होते हैं। अंकुरण के बाद इसमें पौधे बन जाते हैं, और लैंगिक जनन में दो जो है युग्मक जो है संगठित होते हैं, मतलब वो आपस में मिलते हैं, संभोग होता है, तब जाकर के वो जो है उत्पन्न होते हैं। उसी चीज को ये बताने का ये प्रयास किया गया है। आगे लिखा है ये युग्म जो है कसाभिक युग्म जो फ्लेजिया युक्त और माप में समान हो सकते हैं, अथवा जो है जैसे आपका लोथिक्स और जो आपका फ्लेजिया विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं। ठीक है, लिखा है ऐसे जनन को जो है युग्मिकी जनन कहते हैं, जो आपस में मिले होते हैं, दो तरह के, नर और मादा। जब विभिन्न माप वाले दो युग्मज संगलित होते हैं तब उसे जो है हम क्या कहते हैं, युग्मिकी कहते हैं। जैसे आपका यूडोराइना कि कुछ स्पीसीज विषम युग्मिक लैंगिक जनन में एक बड़े जो है अचल मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक पर सम्मिलित होते हैं, जिसे हम जो है क्या कहते हैं, बॉलवॉक्स फ्यूकेक्स कहते हैं। ठीक है, इनमें याद रखना बहुत सिंपल, यही याद रखना है कि जो शैवाल होते हैं उसमें याद रखना कायिक होता है, लैंगिक भी अलैंगिक भी होता है, और लैंगिक तीनों तरह के जनन हो सकते हैं। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है शैवाल वर्ग तथा उसके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। ठीक है, मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी होते हैं। याद रखना मनुष्य जो है कि शैवाल बहुत उपयोगी होते हैं, और जापान और चाइना जैसे देशों में शैवाल को सलाद के रूप में भी खाया जाता है। ठीक है, सैलेड के रूप में। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। तो पूरे पृथ्वी पर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका आधा जो है 50% केवल शैवाल ही जो है उसको ऑक्सीजन में बदलते हैं। आगे लिखा है प्रकाश संश्लेषी जीव जो है होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। यह ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन्हें हम प्राथमिक जो है क्या मानते हैं, उत्पादक मानते हैं, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार होते हैं। तो बहुत सारे मछलियां इन शैवालों को खाती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका है पोरफायरा और आपका लेमी जो है नेरिया और आपका सरगामस की बहुत ही स्पीसीज प्रजातियां जो समुद्रों की 70 स्पीसीज प्रजातियों में से एक है, भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। तो ये जो शैवालें हैं इनको हम भोजन के रूप में भी उपयोग करते हैं। कुछ समुद्री जो है भूरे और लाल शैवाल बहुत ही अधिक जो है कैरागीन लाल शैवालों से उत्पादन करते हैं, जिनका जो है व्यावसायिक उपयोग होता है, इनको बेचा भी जाता है। इसके अलावा जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन और आइसक्रीम जेली बनाने में किया जाता है। तो शैवाल का उपयोग जो है आइसक्रीम और जेली बनाने में भी होता है। इसके अलावा जो है आपका क्लोरेला और आपका स्पुरुलिना एक कोशिकीय शैवाल होते हैं, जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो भोजन के रूप में किस शैवाल का उपयोग करते हैं, तो याद रखना कैलो जो है आपका रेला और आपका स्पुरुलाइना, ये जो है याद रखना ये दोनों शैवाल हैं, एक कोशिकीय हैं। इनका जो है अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। शैवाल 3 मुख्य भागों में विभक्त किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफाइसी, इसके बाद आपका फियोफाइसी और आपका जो है रोडोफाइसी। ये 3 तरह के शैवाल पाए जाते हैं। हमें इन्हीं के बारे में हमें यहाँ पे देखना है, हमें चीज़ें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो ऊपर यहाँ पर आपका जो तालिका दी गई है इसको हम लोग अगर देखेंगे तो हमें यहीं से चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी शैवालों के बारे में। आप देख सकते हैं आपका डिवीजन दिया है, पहला आपका है क्लोरोफाइसी, जिसे हम नीले जो हरित शैवाल कहते हैं। ठीक है, जो है शैवाल 3 कलर के होते हैं, हरे होते हैं, भूरे होते हैं और लाल होते हैं। तो जो हरे वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्लोरोफाइसी कहते हैं।
इनमें क्लोरोफिल होता है, इसमें स्टार्च भी होता है, सेलुलोज होता है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, इनमें अगर बात किया जाए तो इसमें लवण जल में, लवणीय जल में और खारा जल में सब में ये पाए जाते हैं। दूसरा आपका है जो है आपका फियोफाइसी, इनमें भूरे शैवाल आते हैं। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल होता है, इनमें आपका जो है अगर कहा जाए सेलुलोज की और जो है एल्जीन की बनी होती है। ये भी जो है लवणीय जल में और जो है खारे जल में जो है सब में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में। तीसरा जो होता है आपका उसको कहते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी लाल शैवाल होता है। ठीक है, ये भी सेलुलोज की बनी होती है। इसमें जो है अगर कहा जाए तो ये भी हर जगह ये पाई जाती है। तो हमें जो याद करने वाला चीज़ है उसमें यह है कि शैवाल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। इनका डिवीजन कौन कौन सा होता है ये याद रखना है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि हरे शैवाल का डिवीजन मतलब इसका रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरोफाइसी। भूरे का नाम क्या है, तो याद रखना जो है फियोफाइसी। अब आपका जो है लाल का क्या है, तो रोडोफाइसी है। ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, और ये हर जगह पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, यही आपको याद रखना है। और यही लाल शैवाल के नाम पे लाल सागर का नाम रखा गया है, जो मैंने आपको बताया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको आपको अच्छे से याद रखना होगा। यही सब कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है पौधों के दूसरे वर्ग को देखते हैं, उसका नाम है आपका ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट पौधे में क्या होते हैं, लिखा है ब्रायोफाइट में मांस और तथा जो है लीबर वर्ट आते हैं। तो लीबर वर्ट पौधे और जो मांस पौधे होते हैं वो किस में आते हैं, जो है आपका ब्रायोफाइट में आते हैं, जो प्रायः पहाड़ियों में नम और छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत के स्थल जो है जल स्थल चर भी कहते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि जल में भी पाए जाते हैं और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं उसी का जो है मांस और जो है अलग अलग जो है लीबर वर्ट इन सब पौधों को यहाँ पर दिखाया गया। तो आप ऐसे पौधों को आप जलीय क्षेत्रों में और जंगली क्षेत्रों में आप जो है पहाड़ी क्षेत्रों में देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आगे, क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं किंतु लैंगिक जनन के लिए जल कण पर ये निर्भर करते हैं। ठीक है, इनका जनन कैसे होता है, लैंगिक होता है, लेकिन उस पर किस पर निर्भर करते हैं, जल पे करते हैं। ये प्रायः नम जो सीलन आर्द्र तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक जो है क्या होती है, विभेदित होती है। ये जो है आपका थैलस की तरह होता है और सयान और सीधा होता है। ठीक है, और यह एक कोशिका और बहुकोशिकीय मूलाधार द्वारा जो है इस स्टेप्स जो जोड़ा जुड़े होते हैं। इनमें वास्तविक मूल तना और पत्तियां नहीं होती हैं। तो इसमें मूल रूप से अगर देखा जाए तो जड़ भी नहीं होगा, तना भी नहीं होता और पत्तियां भी नहीं होती हैं। तो एक तरह से जो है ये पौधे कैसे होते हैं, आप इनको जरा एक बार दोबारा देखिएगा, इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो इसमें तना भी नहीं पाया जाता है और पत्ती से ही जो है अलग अलग पौधे का विकास होता है, उसी चीज़ को ये बताया गया है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जो है इनमें जो है मूल सम, पत्ती सम और जो है तना सम संरचना होती है। बायोफाइट की मुक्तया ये आगुणित होती हैं और ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, मतलब ये युग्म में रहते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों मिला के रहते हैं, इसीलिए इन्हें हम युग्म भिद कहते हैं। बायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, ये इनमें नर जो लैंगिक अंग को क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, जो है उसे हम पू जो है धानी कहते हैं। ये द्विशाखी जो है पुमंग उत्पन्न करते हैं, जबकि मादा जनन अंग को स्त्री धानी कहते हैं। यह जो आपका फ्लास्क के आकार का होता है, जिसमें एक अंड होता है और पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। जो आपका पुरुष वाला होता है उसे पानी में छोड़ दिया जाता है। यह स्त्री धानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संग्रहित हो जाते हैं, जिसके कारण जो है युग्मज बनता है और युग्मज में तुरंत जो है न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है। इससे एक बहुकोशिकीय बीजाणु जो है उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका देखा जाए तो स्पेरोफाइट मुक्त जीवी नहीं हैं, इसीलिए बल्कि यह जो है प्रकाश संश्लेषी जो है होते हैं और जो है युग्मों से जुड़े होते हैं, जिनमें स्त्री और मादा जो है और पुरुष दोनों होते हैं और इससे अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्पोरोफाइट की कुछ कोशिका में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे अंकुरित बीजाणु जो है अंकुरित करके युग्मोभिद के विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो बायोफाइटा में जो होता है वो जो है याद रखना कोई जो है बीज नहीं होता है। इसमें बीज के अलावा और जो है बहुत सारे जो है पत्तियों से ही उनका विकास होता है पौधों का, उसी चीज़ को ये बताने का प्रयास किया गया है। आगे लिखा है बायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मांस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों और अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। तो जो मांस नामक पौधा होता है वो बायोफाइटा में आता है। ठीक है,
इसके अलावा अगर कहा जाए तो जो है गन्नम की कुछ जो है स्पीसीज प्रजाति फिट प्रदान करती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इनका उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों को हस्तांतरित करने में भी करते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें पानी को रोकने के लिए कुछ क्षमता बहुत अधिक होती है। लाइकेन समेत मांस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। ठीक है, ये किस पे उगते हैं? चट्टानों पे उगते हैं। तो मांस आप देख सकते हैं, मांस जो पौधा होता है आप इसको देख सकते हैं, ये भी जो है क्या है, एक तरह से चट्टानों पर हर जगह पे ये उग जाते हैं। ठीक है, ऐसा आपने घरों में आसपास देखा होगा। इनका जो है परिस्थिति की दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया है और अन्य उच्च कोट के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया है। चूंकि मांस मिट्टी पर एक सघन परत बना लेते हैं, इसीलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती हैं। तो जो है मांस होता है पृथ्वी पर फैल जाता है, जिससे जो है मिट्टी में जो है गीली नहीं हो पाती है, और इस प्रकार से ये मृदा जो है क्या करते हैं, अपक्षरण को रोकते हैं। तो मृदा का जो पानी बरसने का जो क्षरण होता है उसको क्या करते हैं, मांस रोक लेते हैं, क्योंकि वो मिट्टी को जकड़ लेते हैं। बायोफाइटा को जो है लीवर, बट और मांस में विभक्त कर सकते हैं, उसी चीज़ को ये बताया गया है। तो मांस जो है क्या होते हैं, मैंने बताया, इसको बहुत याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, किस वर्ग में पौधे आते हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो तीसरा वर्ग है उसका नाम है टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट पौधे कौन से होते हैं? तो लिखा है टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। तो जो सजावटी पौधे होते हैं उन्हें हम किस में रखते हैं? टेरिडोफाइट में रखते हैं। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधे के रूप में उगते हैं। ठीक है, विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं। इसमें संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो में इसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। तो जाइलम से जल का परिवहन होता है और फ्लोएम से जो है किसका होता है, खाद्य पदार्थों का। आप इन ऊतकों के विषय में विस्तार से अध्याय 6 में पढ़ेंगे। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार जो है टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व हम जो प्रभावी वनस्पति थे और वे तने रूपी थे। टेरिडोफाइट के अंतर्गत जो हार्स टेल और फर्न आते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि फर्न किस में आता है, तो टेरिडोफाइट में आता है। टेरिडोफाइट ठंडे, गीले और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह से ये उग सकते हैं। इसको हमें याद रखना है ये कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। आगे लिखा है, आपको याद होगा कि बायोफाइट के जीवन में युग्मकोभिद प्रभावी अवस्था होती है, लेकिन टेरिडोफाइट में मुख्यतः पादप का जो है स्पैरो जो है फाइट हो है, जिसमें वास्तविक मूल, तना और पत्तियां होती हैं। तो बायोफाइट में मूल, तना, पत्तियां स्पष्ट रूप से नहीं होती हैं, लेकिन टेरिडोफाइट में जो है मूल भी होते हैं, जड़ भी होती हैं, तना भी होता है और पत्तियां भी होती हैं। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन ऊतक होते हैं, जैसे जाइलम हो और फ्लोएम इसमें पाए जाते हैं जो परिवहन करते हैं। इसके बाद आपका टेरिडोफाइट में पत्तियां छोटी, लघुपर्ण, उदाहरण जो है अगर देखा जाए तो सिलेजिनेला अथवा बड़ी बृहत्पर्ण हो सकती हैं। तो इसमें छोटी पत्तियां भी होती हैं और बड़ी पत्तियां भी हो सकती हैं, जैसे फर्न। इसके अलावा स्पैरोफाइट में बीजाणु धानी होती हैं, जो पत्ती की तरह के बीजाणु जो है पर्ण पर लगी रहती है। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणु पर्ण सघन होकर के एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, जिन्हें शंकु कहते हैं। उदाहरण के अगर देखा जाए सिलेजिनेला और आपका क्विलिसिटम बीजाणु धानी के स्थित बीजाणु मात्रक कोशिका में जो है मियासिस के कारण बीजाणु बनते हैं और बीजाणु अंकुरित होने पर एक सुस्पष्ट, अगर देखा जाए अस्पष्ट, छोटा बहुकोशिकीय मुक्तजीवी और जो अधिकांश प्रकाश संश्लेषी थैलाभ युग्मोभिद बनाते हैं, जिन्हें जो है क्या कहते हैं, प्रोथैलस कहते हैं। इन युग्मोभिदों को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना ये सजावटी होते हैं। सजावटी पौधे जब घरों में होते हैं तो याद रखना वो सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, फिर भी ये अपना भोजन बना लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं इन्हीं को दिखाया गया है, सजावटी पौधे हैं, इन्हीं को जो है इस वर्ग में रखा जाता है, आपका टेरिडोफाइट में रखा जाता है। इसी चीज़ को आप देख सकते हैं, फर्न है। ठीक है, तो जो आपका ये वाला है सा नंबर है, ये आपका फर्न है। ये आप इसको देखा होगा, आपके घरों में गमले में इस तरह के पौधे लगे होते हैं, सजावटी पौधे होते हैं। तो इन्हें हम किस में रखते हैं, तो इन्हें हम रखते हैं टेरिडोफाइट पौधों में रखा जाता है। यही सब कुछ एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें स्पष्ट जड़ भी होती है, इसमें तना होता है, पत्तियां होती हैं और सजावटी काम में इनको रखा जाता है। ये पौधे का एक अलग वर्ग होता है, यही हमें याद रखना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़, अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म पौधों की। तो जिम्नोस्पर्म पौधे क्या होते हैं, लिखा है जिम्नोस्पर्म में जिम्नोस जो है अनावृत होता है और स्पर्म मतलब होता है
बीज ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीजाड़ अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं। ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत्ति ही रहते हैं। ठीक है, जो है ऐसे बहुत सारे बीज होते हैं जो ढके नहीं होते हैं, वो खुले होते हैं। ठीक है, आगे लिखा है जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष और झाड़ियां होती हैं। जिम्नोस्पर्म का जो है कहा जाए सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा होता है। तो जिम्नोस्पर्म में सबसे बड़ा वृक्ष कौन होता है? जो आपका सिकुआ होता है। इसकी मूल प्राय जो है मूसला जो है मूल होती है। इसके कुछ जो है जीनस की जो है मूल कवक से सहयोग कर लेती है, जिसे कवक मूल कहते हैं। तो इनके जड़ों में कवक पाए जाते हैं। उदाहरण जो अगर कहा जाए तो पाइनस पौधों में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, आगे लिखा है जबकि कुछ अन्यों की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जो है साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती हैं। तो बहुत सारे ऐसे पौधे इसमें होते हैं जिनकी जड़ों में साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे जो है परवाल मूल कहते हैं। उदाहरण के लिए कहा जाए तो साई आपका कैस हो गया, ये भी पौधा हो गया। इसके तने जो है शाखीय जो है आपका साइकेस तथा शाखीय में होते हैं। इनकी पत्तियां सरल और संयुक्त होती हैं। साइकेस में अगर कहा जाए तो जो आपका पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती हैं, और जो आपका जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी और वायु को सहन कर सकती हैं और बहुत दिनों तक ये रहती हैं। ठीक है, अभी आपको मैं मैप के बाद दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर कहा जाए तो सक्वाकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती हैं। इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम, मोटी और आपका क्यूटिकल और जो है आपका गतिक रंध्र होते हैं। इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है। ठीक है, तो जो नुकीले होते हैं इसलिए इनमें पानी की हानि कम होती है, क्योंकि जो है वाष्पोत्सर्जन होता है तो पत्तियों से पानी की कमी हो जाती है। इसीलिए ये पौधे इस तरह के आते हैं। अगर हम उदाहरण देखते हैं तो कौन कौन से इसमें पौधे आते हैं, जरा हम इसको देख लेते हैं। चित्र देखेंगे तो हमें और याद रहेगा। ठीक है, अब इस तरह के पौधे आप लोगों ने अपने घरों के आसपास या कहीं होटल में या कहीं देखा होगा, पार्क में इस तरह के पौधे आपने देखा होगा। इसमें कई तरह की पत्तियां होती हैं जो निकली हुई हैं। ठीक है, और नुकीली होती हैं। ये उसी चीज़ के बारे में ये बताया गया है। आप इस तरह के पौधे भी देखे होंगे, इसमें कई तरह की जो है इसमें पत्तियां होती हैं। ठीक है, आप बिल्कुल देख सकते हैं अलग अलग कई प्रकार की पत्तियां होती हैं, नुकीले होती हैं। ये उसी चीज़ को बताया गया। ये भी सजावटी पौधे होते हैं जो इनको आपने कहीं न कहीं जरूर देखा होगा। ठीक है, ये उसी के बारे में ये बताया गया है। इसीलिए हमें ऐसी चीज़ों को जब उदाहरण से हम देखते हैं तो ये बिल्कुल याद हो जाता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पांचवा जो वर्ग है पौधों का, उसे कहते हैं एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो लिखा है पुष्पी पादपों अथवा जो है एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड जो है विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं। तो उन्हें हम पुष्प कहते हैं। तो याद रखना, जो एंजियोस्पर्म के पौधे होते हैं उसमें पुष्प होते हैं, परागकण होता है, तब बीज बनते हैं। ठीक है, जबकि जो है जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं, वो खुले होते हैं। जबकि जो है एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप होते हैं जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। ठीक है, तो जो याद रखना, जो बीज होते हैं वो फलों के भीतर होते हैं, जबकि अगर देखा जाए जिम्नोस्पर्म में वो बाहर होते हैं। इसी चीज को बताया गया है। ठीक है, ये पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। इनके वास स्थान भी बहुत व्यापक होते हैं। तो जितने भी पौधे पाए जाते हैं पादप वर्ग में अगर देखा जाए तो पादप वर्ग में जो 5 जगत है उसमें सबसे जो बड़ा वर्ग है वो किसका है? एंजियोस्पर्म का है। ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे लिखा है इनके वास स्थान भी बहुत व्यापक हैं। इनका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों जो है आपका बुल्फिया के से लेकर के सबसे ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टिस तक होता है। तो यूकेलिप्टिस किस में आता है? एंजियोस्पर्म में आता है, जो हमारे घरों में होता है। आगे लिखा है जो है ये 100 मीटर से ऊंचे तक हो सकते हैं। इनमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियां तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये 2 वर्ग जो है द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होते हैं। तो आप देख सकते हैं द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री जैसे सजावटी पौधों को भी आपने देखा होगा। ठीक है, ये एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये 5 वर्ग जो है पौधों का कौन कौन सा था मैंने बता दिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।